नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाले के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, राजस्व लेखपाल के लिए हम जो ग्राम समाज व विकास की मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की सीरीज चला रहे हैं, उसका जो भाग 5 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो भाग 5 है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन ग्राम समाज एवं विकास के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रदेश में ग्राम पंचायत सदस्य हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ग्राम पंचायत सदस्य के लिए जो न्यूनतम आयु की सीमा है वह रखी गई है 21 वर्ष। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 21 वर्ष। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी आपका 100% सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, खसरा में कुल कितने कॉलम होने चाहिए, आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 46। ये लेटेस्ट में अपडेट किया गया है। कंप्यूटरीकृत जो होगा, जो कंप्यूटर वाला खसरा होगा, उसमें जो है आपका मैक्सिमम 46 कॉलम अब होंगे। आप इसे ध्यान दीजिएगा। इससे पहले कुल 21 कॉलम हुआ करते थे, लेकिन लेटेस्ट में जो अपडेट किया गया है उस अपडेट के अनुसार जो कंप्यूटरीकृत खसरा होगा आपका, उसमें टोटल मैक्सिमम 46 खाने होंगे। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका जो बी है सही हो जाएगा, 46 कॉलम। यह लेटेस्ट का अपडेट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारत सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय किसान आयोग है, इसका जो गठन किया गया था नवंबर 2004 में। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन जो है सी, नवंबर 2004 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया। तो ऑप्शन आपका जो बी, ऑप्शन जो आपका सी है बिल्कुल सही है, नवंबर 2004। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ग्राम पंचायत सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। आपको बताना कि जो ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं इनका जो टाइम पीरियड है कितना होता है। तो ग्राम पंचायत सदस्यों का कार्यकाल होता है आपका 5 वर्ष का। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 वर्ष का। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो आपका ए है 100% सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी, आपको बताना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है इसको लागू किया गया था सन 2000 में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सन 2000 में। तो ऑप्शन जो आपका डी है बिल्कुल सही है, सन 2000 में व्यापक फसल व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू किया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2000 में। आपको बताना है कि भारत में झूमिंग जो कृषि है किन क्षेत्रों में की जाती है। झूमिंग फार्मिंग जो है भारत के किन क्षेत्रों में की जाती है। तो जो झूमिंग कृषि का कॉन्सेप्ट है यह पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिलता है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहाँ पे आपको झूमिंग कृषि देखने को मिलती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पूर्वोत्तर प्रदेशों में, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पर्माकल्चर किसका पर्याय, यानी कि पर्माकल्चर जो खेती होती है किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो पर्माकल्चर का संबंध आपका है पारिस्थितिकी कृषि से। तो ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, पर्माकल्चर का जो संबंध आपका है वह पारिस्थितिकी कृषि से है। तो ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत में सामान्यतः कृषि की कौन सी पद्धति को अपनाया जाता है, आपको बताना है। तो भारत में सामान्यतः जो कृषि की पद्धति है वह अपनाई जाती है मिश्रित कृषि, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है 100% सही है। मिश्रित कृषि जो है भारत में सामान्यतः अपनाई जाती है। तो ऑप्शन आपका जो बी है 100% सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ड्रिप सिंचाई पद्धति का जो जन्म स्थान है कहाँ माना जाता है, यानी कि ड्रिप सिंचाई पद्धति का जो प्रारंभ है सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ है, आपको बताना है। तो ड्रिप सिंचाई पद्धति का जो जन्म स्थान है यह माना जाता है इजराइल, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है। इजराइल को जो है ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान माना जाता है। तो ऑप्शन आपका जो सी है 100% सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भूरी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो भूरी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो आप ध्यान दीजिएगा, उर्वरक से। ऑप्शन आपका जो है बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उर्वरक से संबंधित, उर्वरक से संबंधित आपकी भूरी क्रांति। वहीं दूध से संबंधित कौन सी क्रांति, तो श्वेत क्रांति से। आप ध्यान दीजिएगा, दूध से संबंधित जो क्रांति वो है श्वेत क्रांति है।
और आपकी जो है अंडे से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो रजत क्रांति। रजत क्रांति का जो संबंध है अंडे से है। इसके बाद जो आपकी नीली क्रांति है, नीली क्रांति का संबंध आपका हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से। तो चारों मैंने आपको बता दिया है। दूध से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। उर्वरक से संबंधित आपकी कौन सी क्रांति है? तो भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध आपका उर्वरक उत्पादन से है। इसके बाद आपका मत्स्य उत्पादन से संबंधित क्रांति आपकी नीली क्रांति है। इसके बाद आपकी जो अंडे से संबंधित क्रांति है वो कौन सी है? तो रजत क्रांति। तो इन सभी के आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किस किस्म का उत्पादन किया जाता है? आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश में जो है प्रमुख रूप से जो है आम की किस किस्म का उत्पादन होता है? तो दशहरी और चौसा। ऑप्शन आपका जो ए है 100% सही है। दशहरी और चौसा का जो उत्पादन है उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, चाय का जन्म स्थान किस देश को मानते हैं? आपको बताना है। तो चाय का जन्म स्थान कहा जाता है चीन को, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही है। चीन को जो है चाय का जन्म स्थान कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहा जाता है? आपसे पूछा जा रहा है। तो सब्जियों की जो व्यापारिक खेती होती है उसको हम कहते हैं ओलेरी कल्चर। आप ध्यान दीजिएगा, सब्जियों की व्यापारिक खेती को हम कहते हैं ओलेरी कल्चर। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना की गई थी आपकी 1955 में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1955 में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन जो आपका डी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, रैंचिंग पद्धति किस देश में बहुतायत से पाई जाती है? आपको बताना है। तो रैंचिंग पद्धति जो है किस देश में बहुतायत रूप से पाई जाती है? तो आप ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो रैंचिंग पद्धति है यह अपनाई जाती है अधिक मात्रा में कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र आपको कहाँ पे मिलेगा? तो यह मिलेगा आपको जबलपुर में। ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही है, जबलपुर में आपको मिलेगा राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कृष्ण क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो कृष्ण क्रांति आपकी किससे संबंधित है? तो आप ध्यान दीजिएगा, कृष्ण क्रांति का संबंध आपका है पेट्रोलियम से, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल से पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है आपकी कृष्ण क्रांति। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं उर्वरक उत्पादन से आपकी संबंधित थी भूरी क्रांति, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैंने आपको पहले की स्लाइड में बताया हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, देख लीजिए क्या कह रहा है, भूदान आंदोलन कार्यक्रम सर्वप्रथम विनोबा भावे द्वारा किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? आपको बताना है। तो भूदान आंदोलन का जो प्रारंभ विनोबा भावे के द्वारा किया गया था सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य से। ऑप्शन आप जो आपका बी है बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश राज्य। तथा इस आंदोलन की जो शुरुआत थी कब की गई थी? तो 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में जो है भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश राज्य से। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है वो है गेहूं, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल से। यहाँ पे खाद्यान्न फसल की बात हो रही है तो गेहूं आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का जो प्रयोग है भूमापन में किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिए गए ऑप्शंस में से भूमापन में किस उपकरण का हम उपयोग करते हैं? तो जरीब का उपयोग होता है, कंपास का उपयोग होता है, थियोडोलाइट का उपयोग होता है, यानी कि उपयुक्त सभी उपकरण का जो उपयोग है भूमापन में किया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। ये जो तीनों उपकरण हैं जरीब, कंपास, थियोडोलाइट, इनका उपयोग जो है भूमापन में किया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हरा सोना नाम से किस फसल को जाना है, यानी कि हरा सोना नाम से किसको इसमें से जाना जाता है?
तो हरा सोना बांस के उत्पादन से, यानी कि बांस को जो है हरा सोना की संज्ञा दी गई, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, बांस को जो है हरा सोना की संज्ञा दी गई है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बांस है, बांस के उत्पादन को हरा सोना की संज्ञा दी गई है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही है, बांस। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, स्टॉक फार्मिंग का संबंध किससे है? तो पशुओं के प्रजनन से संबंधित है आपकी स्टॉक फार्मिंग। तो ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही है, पशुओं के प्रजनन से संबंधित है आपकी स्टॉक फार्मिंग। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। तो यह हमारा लास्ट प्रश्न था आज के मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज का जो पार्ट 5 था उसका हमारा यह लास्ट प्रश्न था। अगले भाग में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।